नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं प्रोफेसर अभय दुबे सर से बात शुरू करूं, मैं आपसे अवध कॉन्क्लेव के बारे में बात कर लूं। अवध कॉन्क्लेव नज़दीक आ रहा है। 10 जनवरी 2026 को उसका आयोजन लखनऊ में हो रहा है और हम लोग आपसे एक अपील कर रहे हैं कि आपसे जो कुछ भी आर्थिक सहयोग हो सके वो हमारे दीजिए। ये पोस्टर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसमें QR कोड है, उसको स्कैन करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। 1-2 दिन में हम लोग लिस्ट ऑफ स्पीकर्स और सारी चीज़ें फाइनलाइज करके आपको सामने फिर से लेके आएंगे। तब तक आपसे जो भी बन पड़े, छोटा से बड़ा सहयोग आप हमें करें और हमें इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग ऐसे कार्यक्रम जो कि ऑन द ग्राउंड होते हैं और जो बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं सरकारों के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, तो ऐसे कार्यक्रमों को समर्थन के लिए आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग जरूर करें। अब आइए बात करते हैं प्रोफेसर अभय दुबे सर से। नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं प्रोफेसर अभय दुबे सर से बात करूंगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज की बात मैं शुरू करूं तो मुझे एक आज शेर सुनाना पड़ेगा। कहते हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। तो चूंकि अगर मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं तो लोगों को लगता है वाह क्या बढ़िया संगठन है, क्या बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बढ़िया मैनेजमेंट है, पोल मैनेजमेंट है, क्या लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन शायद प्रॉब्लम यह है कि लोग ये सोचे तो सोचिए, अगर कोई सीजन पॉलिटिशियन भी इस बात से प्रभावित होने लगे कि चुनाव जीतना ही सारा कुछ मायने रखता है और वो अपनी ही पार्टी में एक सलाह दे कि नहीं हम लोगों को आरएसएस और बीजेपी जैसा डिसिप्लिन करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय सिंह साहब की, बहुत ही सीनियर लीडर और बहुत इज्जतदार नेता। उनकी काफी नीतियों से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने ही संगठन में एक सलाह दी कि हमें आरएसएस के डिसिप्लिन से सीखना चाहिए। आरएसएस का डिसिप्लिन जैसा हम लोग देखते हैं कि मुंह बंद रखो, किसी को कोई सवाल करने का अधिकार नहीं है, जो कहा जा रहा है फॉलो करो, डिसेंट की कोई जगह नहीं है। उसके उलट कांग्रेस का ही हमेशा से कल्चर रहा है। कांग्रेस में थोड़ा एक लोकतांत्रिक माहौल है, वहां लोग बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। मंत्री सांसद होते हुए एक G23 बना लेंगे, चिट्ठियां लिखेंगे, छोड़ के जाएंगे तो उल्टे सीधे बातें बोलेंगे गांधी परिवार को। ये कल्चर शायद कांग्रेस में हो सकता है। और अगर इस देश में दो ध्रुव है राजनीति के, तो दोनों का अपना अपना कैरेक्टर है। किसी को ये पसंद आ सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसी को पसंद आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल एवरीवन हैज टू फॉलो इन लाइन, कोई बात सवाल नहीं करेगा, सब कुछ रेजिमेंटलाइज ढंग से चलेगा। सर, आप कितना प्रभावित हैं या आप कितना सही मानते हैं दिग्विजय सिंह की सलाह को? देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो सलाह दी है उसी तरह से मिलती जुलती बात कुछ और बुद्धिजीवी जैसे लोग भी कर रहे हैं। जैसे कि आज एक अंग्रेजी के अखबार में संजय बारू का एक लेख छपा है जो अफसोस व्यक्त कर रहा है कि कांग्रेस के पतन की, कांग्रेस के प्रभाव में गिरावट की पूरी कहानी दरअसल सेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता के केंद्रीकरण, जो दिग्विजय सिंह ने भी तर्क दिया है, सत्ता के केंद्रीकरण और अवसरों का उचित लाभ सही वक्त पर लाभ न उठा पाने के कारण है, ये उन्होंने कहा है। तो उनकी आलोचना, संजय बारू की आलोचना का जो दूसरा हिस्सा है कि अवसरों का सही समय पर कांग्रेस ने लाभ नहीं उठाया, उससे मैं सहमत हूं। वो मुझे भी दिखाई पड़ रहा है कि अभी से नहीं, मैं 2013 से देख रहा हूं लगातार कि कांग्रेस के पास अवसर थे, लेकिन कुछ ऐसी जड़ता आई रणनीतिक चिंतन में, और तो वो कांग्रेस लचीलेपन का और कोर्स करेक्शन का, इन सब की कोशिश कांग्रेस में नहीं दिखाई पड़ी। ये है, उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। लेकिन जिस चीज को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की समस्याओं का वो कोई बड़ा कारण है। वो कारण भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज है। भाई, कौन कहेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई ऐसा संगठन है जो विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है? कौन कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विकेंद्रीकरण है? अब आप देखिए, भाजपा जब चाहती है तब अपने संगठन के चुनावों को स्थगित कर देती है। जो भी छोटा बहुत चुनाव होते हैं वहां पे, मैं प्रादेशिक स्तर पर कह रहा हूं, 2017 से पहले, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में तय किया, तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश में तय किया था कि कोई चुनाव नहीं होगा, वो पदाधिकारियों की नामजदगी होगी, नियुक्ति होगी। क्योंकि ऊपर बैठे नेताओं ने तय किया कि हमें पार्टी का बड़ी सीमा तक ओबीसीआइजेशन करना है, ओबीसीकरण करना है पार्टी का, और जो बड़े पदों के ऊपर वाजपेयियों, मिश्राओं और ये सब लोगों की टोलियां और शुक्लाओं की टोली बैठ जाती है, इसको नहीं बैठने देना है। तो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल वैसी था, दीनदयाल उपाध्याय 60s में जनसंघ में यही करते थे कि भाई माधव प्रसाद त्रिपाठी को हटाओ, उससे कहो तुम इस्तीफा दे दो और कल्याण सिंह को उनकी जगह बैठा दो। तो इस प्रकार का वहां भी होता था, वहां पे होता था।
तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से नामजदगी के आधार पर चलती है, उसमें कोई भी न डेमोक्रेसी है, न पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र है, न किसी किस्म का विकेंद्रीकरण है, कुछ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल कारपोरेट, किसी कारपोरेट संगठन में जो निर्णय होते हैं, ऊपर शीर्ष पे बैठे हुए लोग निर्णय लेते हैं और फिर वो निर्णय नीचे परकोलेट होते हैं, नीचे उनका रिसाव होता है उन निर्णयों का। बाकी लोगों का काम उन निर्णयों को लागू करना होता है बिना आपत्ति किए हुए। फौज में बोला जाता है ना, आदेश देने के बाद कोई शक, तो लोग कहते नहीं कोई शक नहीं, तो वो कोई शक नहीं बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये फौज नहीं है, लेकिन बाकी कोई शक व्यक्त करने का किसी को अधिकार नहीं होता। तो दिग्विजय सिंह ने वर्किंग कमेटी में जो अपनी बात शुरू की, यहां शुरू की कि भाई कांग्रेस में सेंट्रलाइजेशन बहुत है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, कांग्रेस में सेंट्रलाइजेशन नहीं, कांग्रेस में भाजपा के मुकाबले कम सेंट्रलाइजेशन है। दूसरी बात, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नमूने को कांग्रेस के सामने पेश नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए वो एक अलग तरह का बंदोबस्त है। कांग्रेस के पास कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। अब बताइए कैसे होगा? जो भाजपा के पास जो कार्यकर्ताओं की फैक्ट्री है, वो भाजपा के अंदर नहीं है, वो भाजपा के बाहर है। जो जो जितने भी संगठन मंत्री, अलिखित नियम है कि भाजपा के जितने भी संगठन मंत्री होंगे वो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा भेजे गए प्रचारक होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सारे के सारे उसी प्रक्रिया के जरिए संघ से भाजपा को लोन पर दिए गए हैं। कर्ज भाजपा खुद भी कहता है संघ, ये हमने भाजपा को कर्ज पे दिए हुए हैं, भाजपा ने हमसे कर्ज ले रखा है लोगों का। तो ये स्थिति है। संघ और भाजपा एक अनूठा बंदोबस्त है जो न केवल भारत की किसी और पार्टी को उपलब्ध है, बल्कि दुनिया की किसी पार्टी को उपलब्ध नहीं है। इसको किसी दूसरी पार्टी के लिए उदाहरण के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थिति ही नहीं है वहां पर। भारत की अन्य पार्टियां अपने आप में खुद मुख्तार पार्टियां हैं, उनका कोई पितृ संगठन नहीं है। वैसे भाजपा का एक पितृ संगठन है, ऐसा कोई पितृ संगठन इनके पास नहीं है कांग्रेस के पास में। कांग्रेस कभी भी भाजपा नहीं बन सकती है, कांग्रेस कभी भी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मिला जुला रूप भी नहीं बन सकती है, ये नामुमकिन है इस बात में। नहीं सर, इसलिए मुझे दिग्विजय सिंह की सारी बातें जो हैं, दिग्विजय सिंह की सारी बातें, इसको कहते हैं ना ऑफ द मार्क, ये जो कांग्रेस और भाजपा की जो सांगठनिक हकीकत है उसको बिना समझे हुए केवल कुछ अपनी बात को चमकाने के लिए और थोड़ी सी बेचैनियां पैदा करने के लिए, या क्या ये सोच के हम कुछ नई और खास बात कहें, वो किया है। अब उनको समर्थन किसको मिला, किसका मिला? शशि थरूर का समर्थन मिला। आप कल्पना कीजिए इस तरह का एक गुट अगर भाजपा में बन जाए तो क्या होगा? उसको तुरंत निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा, पर काट दिए जाएंगे उनकी, तुरंत उनके पद उनसे छीन लिए जाएंगे। और कांग्रेस में दिग्विजय सिंह भी अपने आराम से ये भाषण देने के बाद मुस्कुरा रहे हैं, शशि थरूर उनके पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हैं। फिर राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को मिलते हैं, हाथ मिला कहते हैं कल आपने बड़ी बदमाशी कर दी। आप देखिए, मतलब राहुल गांधी ने जिस स्पिरिट में उसको लिया, आप सोचिए क्या है। राहुल गांधी हाथ मिला कहते हैं कल तो भाई बदमाशी कर दी आपने, हंस के बोलते हैं उनसे। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस और भाजपा दो अलग अलग पॉलिटिकल एनिमल हैं, दो अलग अलग किस्म के राजनीतिक संगठन हैं, अलग अलग ही रहेंगे। हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी अगर भाजपा की नकल करना चाहे तब भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास संघ नहीं है। वो संघ की कोई भी पार्टियां किसी अपने पीछे खड़े हुए एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन की या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जो उसका पितृ संगठन हो, उसकी संतानें नहीं है। पार्टियों ने खुद अपने आप को पैदा किया है, उनके नेताओं के जरिए और सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए, कुछ खास ऐतिहासिक क्षणों के जरिए अपने आप को पैदा किया है, जबकि संघ और भाजपा दूसरे तरह के संगठन है। जी नहीं सर, मुझे इसलिए दिग्विजय सिंह जी की बातों को थोड़ा समझना है, और आपको नहीं लग रहा कि उनकी बातों में थोड़ा विरोधाभास है? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप आरएसएस, तो आरएसएस का ही तो मॉडल है ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और आपको सेंट्रलाइजेशन से दिक्कत भी है। दूसरा, जब जब कांग्रेस ने सर डिसेंट्रलाइज किया, ये हम लोग भी जरा इसको समझें कि अगर गांधी परिवार बाइंडिंग फैक्टर नहीं होगा तो कौन होगा? मैं एक उदाहरण देता हूं। गोवा का 2017 का चुनाव था, 40 सीटों की विधानसभा में 17 सीटें कांग्रेस को मिली, 13 सीटें बीजेपी को मिली। दिग्विजय सिंह जी गए थे सरकार बनवाने, 21 सीट चाहिए होती है, 4 सीटें और चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। दिग्विजय जी सरकार नहीं बनवा पाए, भाजपा ने सरकार बनानी 13 सीट लेकर के। तो अगर सेंट्रलाइजेशन इतना नहीं रहेगा कि एक आदमी जो कि एक
जहां से यमुनोत्री निकलती है, गंगोत्री निकलती है, तो वो किस किस मॉडल की बात कर रहे हैं दिग्विजय जी? सेंट्रलाइज तो किया ना, एमपी में दिग्विजय छोड़ सिंह जो दिया था बात कि कह ठीक है रहे आप। हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी तरह ऑफ द मार्क है। वो ना भाजपा की सांगठनिक हकीकत को ठीक से पेश कर रहे हैं और ना कांग्रेस की सांगठनिक हकीकत की समझ पर आधारित है उनकी बात। कांग, कांग्रेस की प्रमुख समस्या क्या है? कांग्रेस की जो प्रमुख समस्या है उनमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि सत्ता प्राप्त करने के बाद में वो सत्ता में बने रहने की कला उसने खो दी है। एक जमाने में कांग्रेस को इस कला पर महारत हासिल थी कि जब से कांग्रेस के में पराभव हुआ है तब से उसने सत्ता में बने रहने की कला खो दी है। अब आप देखिए उन्होंने 2004 का मशहूर चुनाव जीता, 2009 में उससे भी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। 2009 के बाद में जब तक 2009 के 5 साल खत्म होते होते तब तक कांग्रेस इस स्थिति में आ गई कि चुनाव जीतने की संभावना ही नहीं बची। उसने देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों का समर्थन खो दिया, उसने ब्राह्मणों का समर्थन खो दिया, उसने ऊंची जातियों का समर्थन खो दिया, दलितों के समर्थन में उसके कमी आ गई। ओबीसी का समर्थन तो 60 और 70 के दशक में ही खो चुकी थी। तो इसके कारण और मुसलमान भी कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस के साथ नहीं रह गए, तो कांग्रेस के साथ कुछ नहीं रह गया। यानी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए इन सब तबकों के समर्थनों को खो दिया। ये है कांग्रेस की समस्या। अच्छा, कांग्रेस ने किन अवसरों का इस्तेमाल नहीं किया? 2013 में सीएसडीएस लोकनीति ने एक सर्वेक्षण किया था। जब नरेंद्र मोदी को उस वक्त तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया भी नहीं गया था, उन लोगों में आपस में बहस चल रही थी, झंझट चल रहा था कि इनको बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। नरेंद्र मोदी बनना चाहते थे, संघ उन्हें नहीं बनाना चाहता था। और भाजपा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, उनको ये एजेंडा देके भेजा गया था, अध्यक्ष बनाया गया था कि इसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देना है। और राजनाथ जी पूरी इसकी कोशिश भी कर रहे थे, सफल नहीं हुई, अलग बात है। तो उस वक्त जो सीएसडीएस ने एक सर्वे किया, जनता के मूड को भांपा, उसमें साफ तौर पर निकल के आया था कि अभी अगर तुरंत चुनाव करा दिए जाएं, दो बातें निकल के आई थी। कांग्रेस को तुरंत अपना नेतृत्व बदलना चाहिए, कांग्रेस को अपनी लीडरशिप बदलनी चाहिए और तुरंत चुनाव कराने चाहिए। कांग्रेस फिर से तीसरी बार सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला था उस चुनाव में। कमोवेश बीजेपी वहीं रहती जो 2009 में रही थी, कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा 19-20 का फर्क रहता और बाकायदा कांग्रेस फिर से गठजोड़ सरकार बनाती, अगले 5 साल तक हुकूमत करती और ये नरेंद्र मोदी का आना, पूरा सब कुछ बदल जाना होता ही नहीं। और कांग्रेस को पता था कि ये सर्वे हुआ है, ये फाइंडिंग है उसकी, लेकिन कांग्रेस ने जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया उसके अंदर। तो वहां पे ये एक बहुत बड़ा मौका कांग्रेस ने खोया। इस तरह से कांग्रेस ने कई मौके खोए हैं। इसमें मैंने एक अवसर का बात बताई, अगर आप इतिहास पर गौर करें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस ने कई बार मौके खोए हैं। तो ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह की बात पूरी तरीके से ऑफ द मार्क है, कांग्रेस के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है उनकी बात। और कांग्रेस के आला कमान को उनकी बात को एक कान से सुनना भी नहीं चाहिए, दरअसल भारी रखना चाहिए अपने दिमाग में। अगर एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालेंगे तब भी दिमाग से वो बात निकलेगी, उसको असर हो सकता है। वो बिल्कुल बेकार बात है उनकी, दिग्विजय सिंह की। जी। ये केवल तो सुर्खियां खैर, बटोरने के लिए कही गई बात है, इसमें कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ एक बात की चिंता हुई कि ये बात कि आपस में कई बार हम लोग बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये देखा ना, भाजपा कुछ भी करके बाई को सत्ता तो पा ही लेते हैं ना, कांग्रेस को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर जिस दिन कांग्रेस ये करने लगेगी तो फिर कांग्रेस नहीं रहेगी, वही बीजेपी हो जाएगी। तो अगर ज्यादा हुक एंड क्रुक वाले को चूज करना है तो आदमी बीजेपी को चूज करेगा। खैर, मैं सिर्फ दूसरी बात पे आता हूं कि कल दो बड़े फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट में और दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की बेंच में हुए। उसमें एक था कुलदीप सेंगर वाला मामला। हाईकोर्ट से जरा सा कुछ उन्होंने नुक्ता निकाल करके कि चूंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता है, इसलिए पॉक्सो में भी इनको न मान करके कुछ उन्होंने उसकी उनकी जो उम्र कैद का सजा थी उसको सस्पेंड कर दिया। सुओ मोटे ले लिया उसको, चूंकि पब्लिक आउटक्राई इतना था, लोग मतलब अर्णब गोस्वामी जैसा आदमी अगर उस पर शो कर रहा था, आप समझ सकते हैं कि जनता में एक रोष था। उसको उन्होंने बदला अरावली वाला, सॉरी उसको तो ना सुओ मोटो नहीं, उसको तो उन्होंने पिटीशन पे सुना, सुओ मोटो लिया उन्होंने अरावली वाले मामले का, अरावली वाले मामले का उन्होंने सुओ मोटो लिया। और चूंकि उसमें भी बहुत सारा बवाल चल रहा था, जनता में एक मूवमेंट बन रहा था कि नहीं ये कैसे हो सकता है।
ये सर जो जनता की आवाज है, ये क्या आपको लगता है कि एक बार ये माहौल बनने लगा है कि अब नहीं सुप्रीम कोर्ट, नहीं संस्थाएं, नहीं सरकार, तो जनता को ही बोलना पड़ेगा, और वो शायद गूंज सुनाई पड़ती, चाहे सुप्रीम कोर्ट सुने, चाहे चुनाव आयोग देखिए, सुने, पहली चाहे बात तो सरकार मैं सुने। दोनों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। जी। और ऐसा लगता है कि इससे हम लोगों को लाभ हुआ है, जनता आवाज उठाने का फायदा मिला है। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बातें बार-बार घटित होनी चाहिए इस तरह की। लेकिन मेरा एक दूसरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि पहले जो अदालतों ने किया था, एक सुप्रीम कोर्ट ने किया था, एक हाई कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक में अपनी ही 3 सदस्यीय बेंच के फैसले को दूसरी 3 सदस्यीय बेंच ने बदला है, और एक हाई कोर्ट के फैसले को बदला है। हाई कोर्ट भी कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती है। भई सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ही तो है, उसके बाद क्या है? तो प्रश्न ये है, तब क्या हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट की एक 3 सदस्यीय बेंच ने ये कहा, सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई इस परिभाषा को मान लिया कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी को ही पहाड़ी माना जाएगा। ये उन्होंने मान लिया। उन्होंने किस तुफैल में उन्होंने माना, इसकी जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी क्योंकि चाहिए। ये बहुत 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 इसमें चक्कर है, और वो चक्कर अखबार वालों ने, खासतौर से इंडियन एक्सप्रेस ने, उसकी पोल भी खोल दी है। देखिए, एक एक्सपर्ट कमेटी थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को फैसले से पहले कह दिया था कि हम इस, और वो कोर्ट की ही एक्सपर्ट कमेटी थी, कि हम इस जो तथाकथित वैज्ञानिक परिभाषा पर्यावरण मंत्रालय ने आपके सामने पेश की है, हम इसके पक्ष में नहीं है। आपको जो फैसला देना हो, ये मान के मत दीजिए कि हमारी संस्तुति नहीं है इसके साथ में, हम इसकी सिफारिश नहीं करते। इसके बावजूद जस्टिस गवई वाली बेंच ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई। ये क्यों हुआ? सवाल इस बात का है। ये कोई बात थोड़ी ना है कि हमने अभी कर दिया उसको ठीक है। वो क्यों हुआ, पहले इस पे सोचना चाहिए। ये केवल ऐसा नहीं है कि जजों से केवल गलतियां हो गई हैं, जबकि देश का साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये गलत काम हो रहा है, तो जज क्यों नहीं इस बात को समझ पाए? अच्छा, आज मैं अशोक गहलोत का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था इसी सवाल के ऊपर। इतना बढ़िया इंटरव्यू है, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। इसी प्रश्न के ऊपर इंटरव्यू है, वो भी इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने दिया है। अशोक गहलोत उसके अंदर कह रहे हैं कि ये जो भूपेंद्र यादव साहब हैं, पर्यावरण मंत्री, जब ये सदन में बोल रहे थे इस सवाल के ऊपर, तो इनके मन में अपराध बोध था। इसलिए अपराध बोध था, खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र में सरिस्का में ये माइनिंग करवाना चाहते हैं। इसलिए सारा ये काफी दिनों से ये प्रपंच रच रहे थे। एक तो उन्होंने ये आरोप लगाया, फिर उन्होंने कई बातें उन्होंने उसके अंदर कही कि दरअसल ये लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो एकदम उन्हें लगा हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारे ऊपर बड़ी थू-थू होगी, इसलिए उन्होंने ये सब कदम उठाया। वरना ये भी पूछा जाना चाहिए कि पर्यावरण मंत्री ने सदन में, सरकार ने जब बात मान ली, उसके पहले जो कहा था वो क्यों कहा था? क्या कहा था? पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि ये जो हमने नया मानक बनाया है 100 मीटर वाला, इससे दरअसल माइनिंग को नियंत्रित करने में और रोकने में मदद मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि कांग्रेस इल्लीगल माइनिंग करवाती थी, उसको रोकने में, उसके लिए मजबूरी में हमें ये वाला नया मानक बनाना पड़ा। दूसरी बात उन्होंने ये कही। उन्होंने इस पूरे कदम की अपनी जम के उन्होंने बचाव किया। फिर किस तर्क के आधार पर सरकार ने उस बात को वापस ले लिया, सारी माइनिंग पे प्रतिबंध लगा दिया? किस तर्क के आधार? अभी तो ये तथ्य निकल के नहीं आए हैं कि बीच में छोटी सी अवधि में जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी और सरकार ने उसको वापस नहीं लिया था, उस बीच में कितने ठेके दिए गए माइनिंग के, कितने लाइसेंस दिए गए माइनिंग के, अभी पता नहीं है हम लोगों को। उस बीच की अवधि का क्या उपयोग किया इन लोगों ने? दूसरे वो कहते हैं केवल 0.19% हिस्सा ही माइनिंग के लिए उपलब्ध है। तो अशोक गहलोत हमें बताते हैं कि जी, कहने के लिए कम लगता है, 27,000 मायने हैं वहां पे जी। 27,000 खाने हैं उसी 0.19% हिस्से में, और उनकी आड़ में बहुत सारी इलीगल माइनिंग भी होती है, गैर कानूनी माइनिंग भी होती है। ये सब पहले से हो रहा है वहां पे। आप इससे अंदाजा लगाइए किस प्रकार का काम, किस प्रकार का छल हम सब लोगों के साथ किया जा रहा है, और इस छल में सब शामिल हैं।
मैं मानता हूं कि छल में सरकार शामिल है, पर्यावरण मंत्रालय शामिल है, तथाकथित एक्सपर्ट शामिल हैं, जो तथाकथित वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं, जज इसके अंदर शामिल हैं, वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने उस पर मोहर लगाई, और वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने उस फैसले को पलटा। जी, मतलब नहीं जरूर आप, पूछा, ये जरूर। हाँ, अच्छा, आप अब आइए दूसरे मसले के ऊपर, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मसले के ऊपर। हैं? कुलदीप सिंह सेंगर वाले मसले को उन्होंने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ में ये कहा कि वो जज बड़े अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत काबिल जज हैं, जिन्होंने वो फैसला दिया था, गलती हो गई उनसे, साथ में ये उन्होंने कहा। अब आप सोचिए इस बात को, कैसे गलती हो गई? एक विधायक जो होता है, विधायक की हैसियत जो होती है, वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आईजी से ज्यादा होती है विधायक की हैसियत प्रोटोकॉल में। विधायक की बात सुनने से ये सब लोग इनकार नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा संभावना ये रहती है कि सत्तारूढ़ दल का विधायक है तो उसकी बात जो है वो मानी जाती है, पूरी नहीं मानी जाती है तो आधी तो मानी जाती है कम से कम। और एक ऐसा विधायक जो 4 बार का विधायक है, और अपने इलाके में बिल्कुल एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह, एक सामंत की तरीके से उसके इलाके में उसकी लाठी का लाठी से लोग डरते हैं, उसको आपने बता दिया कि ये इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है ये। तो ये सब जो हो रहा है, अच्छा, जो जिस 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 बेंच ने ये फैसला दिया, आपने ये भी कह दिया कि साहब वो तो बड़े काबिल लोग हैं, उनसे गलती हो गई। देखिए, इन सब बातों की भी जांच की जानी चाहिए, और एक मीडिया पर्सन होने के नाते, विश्लेषक होने के नाते, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इन सब बातों की जो अंतर कथा है उसको भी पता लगाएं, जो कथा जी के पीछे अंतर कथा है उसको भी पता लगाएं। मुझे पूरा संदेह है कि ये पहले जो घटित हुआ है वो काफी गड़बड़ है, और ये बाद में 2 फैसले दिए गए हैं वो कितने भी आकर्षक और अच्छे क्यों ना लगें, ये दरअसल उन जो गड़बड़ियां की गई हैं, उन गड़बड़ियों को ये फैसले छुपाते भी हैं। जी, नहीं कुलदीप सेंगर साहब वाले जज साहब जो बहुत अच्छे वाले जज साहब हैं, आप समझ लिए कि वहां पे 22 बड़े महंगे वाले वकील खड़े किए गए हैं। जी जी और जी आज जी की डेट में जो महंगे वकील हैं वो कोई 10-1 लाख रुपए पर हियरिंग का लेते, तो आप समझिए 22 जी वकील खड़े हैं। तो चूंकि हमारे ऊपर ये, हमें नहीं अधिकार है कि हम जज साहब को डायरेक्टली पैसा रिश्वत लेने का आरोप लगाएं, लेकिन मतलब ये सब कुछ इतना सीधा है नहीं जितना सीधा सवा दो दिखता करोड़ है। रुपए खैर, तो सवा 2 करोड़ रुपए आपके हिसाब से तो केवल वकीलों पे खर्च कर दिए गए। जी मैं वही कह रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि क्या हुआ होगा। तो मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और जज देखिए, साहब ने पूरा पैसा लिया होगा, बीजेपी का लेकिन उत्तर प्रदेश का सत्ता प्रतिष्ठान हमेशा कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ा है, चाहे वो जेल के बाहर हो, चाहे वो जेल के अंदर हो। योगी आदित्यनाथ ने कुलदीप सिंह सेंगर के पूरे परिवार को बगल में बैठाकर चुनावी भाषण दिया। योग साक्षी महाराज चुनाव जीतने के बाद वहां पहुंचे मालाएं लेकर, जेल में मालाएं पहनाई गई धन्यवाद देने के लिए। वो जेल से ही अपनी नेतागिरी पूरी चला रहे हैं। जी जी, नहीं इस बात के लिए हमेशा योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जाएगा कि आपके राज्य में, आपकी सरकार में हम्म, एक एफआईआर के लिए उस लड़की को आपके आवास के सामने आत्मदाह करना पड़ा था, तब उसकी एफआईआर लिखी गई। उसके बाद मैं जज साहब से पूछना चाहता हूं कि इस केस की मेरिट इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि आपने कैसे बेल दे दी भाई? उस आदमी ने हत्याएं करवाई, घर जला दिया, उसके बाप को मरवा दिया, चाचा को मरवा दिया, लड़की का एक्सीडेंट करवा दिया, वकील को मरवा दिया। आपको नहीं दिख रहा था कि ये गुंडा आदमी है और पूरे क्षेत्र में उसका क्या क्या दबदबा है और किस तरीके के हानि वो पहुंचा सकता है उस पीड़िता को? खैर, कहने को सर बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि जुडिशरी पे हमारे पास थोड़ा लिमिटेड ही कहने को कहा जाता है। लेकिन हम लोग एक बार फिर से सर, आज हम लोग राजनीति की तरफ चलते हैं और कुछ राज्यों की राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। खास करके वो जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं, यहाँ जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक है केरल। केरल मुझे लगता है कि अभी भाजपा को और मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा है असम। असम में भी इस बार भाजपा की नैया थोड़ी डगमग दिख रही है और अमित शाह जी वहां काफी जाकर के घुसपैठे नैरेटिव चला रहे हैं। एक राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी चुनाव दूर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बाद में विस्तार से बात करेंगे कि सर एक लव जिहाद का मुद्दा जो है बहुत भयानक रूप से चल रहा है। और कल मैंने विशेष रूप से मुरादाबाद बरेली वाले एरिया का एक फीडबैक लिया, वहां पे मुद्दा काफी पुश किया जा रहा है। खैर, अब 2 राज्य बचते हैं सर, एक है उसमें महाराष्ट्र और एक बंगाल में। तो मैं पहले जरा महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूं। वहां पे भी रीअलाइनमेंट हो रहे हैं। लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन थे, अब बीएमसी का चुनाव होने वाला है। ठाकरे परिवार एक हो गया है बीएमसी चुनाव के लिए, कांग्रेस बाहर हो गई है। दूसरा रीअलाइनमेंट हो रहा है वो है पवार फैमिली में। ऐसा कहा जा रहा है कि पवार साहब रिटायरमेंट घोषित करने वाले हैं जब उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो जाएगा 2026 में। सुप्रिया सुले राष्ट्रीय राजनीति संभालेंगी, ये लोग एनडीए में आ जाएंगे। और जो उनका अपना
बारामती वाला गढ़ है उसको ये लोग एक होकर के रोकना चाहते हैं, बीजेपी वहां पे ना एंटर कर पाए, और अजीत पवार जो है वो स्टेट की राजनीति संभालेंगे लेकिन रहेंगे बीजेपी के साथ ही। ये सर जो अलाइनमेंट है, ये आपको लगता है कि 2029 तक ऐसे ही चलेगा और फाइनली जो है पवार फैमिली बीजेपी के साथ हो जाएगी 29 तक? देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कई गफलतें करने के बाद में उसने अंततः भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को सफल कर लिया है महाराष्ट्र में। भाजपा के दो लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य ये था कि वो शिवसेना को पराभव में धकेलकर हिंदुत्व की पहली और एकमात्र पार्टी बनना चाहती थी। दूसरे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, उस राष्ट्रवादी कांग्रेस का मराठाओं पर और जो शुगर लॉबी वगैरह इन सब के ऊपर जो बहुत जबरदस्त प्रभाव था, इसको भी भाजपा उनके हाथ से छीनना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह के प्रयोग किए। उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया और साथ में एनसीपी को भी उन्होंने तोड़ दिया। एक बार जब पार्टियां टूट जाती हैं इस तरीके से, उसके बाद में और फिर टूट जाती हैं और दोनों पक्षों की पिटाई होती है। फिर भाई आप टूट गए, आप उधर शिवसेना के दोनों पक्ष जो हैं वो बिल्कुल जो एमएनएस है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है राज ठाकरे की, वो तो पहले से ही ढक्कन हुई पड़ी हुई थी, और इनकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो भी ढक्कन होने की तरफ जा रही थी। इसलिए उन दोनों ने आपस में गठजोड़ कर लिया। इधर इसमें एक सत्ता में है और एक सत्ता से बाहर है राष्ट्रवादी कांग्रेस में, तो वो एक ही परिवार एक ही है, तो वो जब चाहते हैं तब एकजुट हो जाते हैं, जब चाहते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी एक मिली जुली योजना है जिसके आधार पर ये लोग चल रहे हैं। इनकी भी पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। मेरा मानना है कि दोनों ही इस एकता करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभुत्व महाराष्ट्र की राजनीति पे स्थापित हो गया है, उसको ये कम नहीं कर पाएंगे। वो शिवसेना के दिन चले गए, वो बाल ठाकरे वाले दिन चले गए। अब वैसा कोई नहीं, ना तो उद्धव ठाकरे के पास वो साख बची है, ना वो क्षमता बची है, और ना ही राज ठाकरे के पास वो क्षमता बची है। इस वक्त जो भी शिवसेना है, मेरा मानना है कि श्रीकांत शिंदे जो है वो शिवसेना के सही नेता हैं। सही का मतलब ये है कि लोग उन्हीं को अब शिवसेना मानते हैं और वही शिवसेना है। इन दोनों में क्षमता नहीं है कि वो भाजपा के हाथ से या श्रीकांत शिंदे के हाथ से पहलकदमी छीन लें। जो राज ठाकरे हैं उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही मुरझाया हुआ है, उसमें कोई मुझे दम नहीं दिखती। उन्होंने इतने प्रयोग किए हैं, बीच में वो जब एमएनएस बनी थी तो वो काफी सेकुलर और उदार भी हो गए थे। फिर उसके बाद में वो उत्तर भारतीयों को पिटवाने लगे, अपने सैनिकों द्वारा गुंडागर्दी करवाने लगे। वो पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं, वो भाजपा के साथ भी जुड़ चुके हैं, पता नहीं वो क्या क्या कर चुके हैं। सर एक छोटा सवाल बीच में मैं जो पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस भी साथ आ जाए तो कुछ बेनिफिट कर सकती है इस ठाकरे परिवार को, एटलीस्ट बीएमसी चुनाव में? भाई अगर गठजोड़ करके लड़ेंगे तो उससे तो फायदा होगा ही। गठजोड़ क्या है, वो तो गणन शास्त्र है, इसको रजनी कोठारी कहते थे, गणन शास्त्र है। ये सब जोड़ जाड़ के कागज के ऊपर आप अपना बहुमत बनाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि वो बहुमत जो है ना वो जमीन पर उतर पाए, तो उससे लाभ तो होने की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि अंततः कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रह जाएगी। ये सारी ताकतें बहुत ही अवसरवादी ताकतें हैं। आप क्या बात करते हैं बीएमसी चुनाव के बाद? क्या बीएमसी चुनाव में अगर नहीं जीते ये लोग तो क्या राज ठाकरे रहेंगे अपने अपने चचाजाद भाई के साथ में? नहीं रहेंगे, तो फिर कहीं और देखेंगे। इन सबको पैसे चाहिए, सब तरह तरह के जो गठजोड़ करते हैं, उन गठजोड़ों के पीछे ये भी होता है कि हमें इतनी रकम मिल जाएगी, हम इतने उम्मीदवार लड़ाएंगे, हमें चुनाव लड़ाने के लिए इतने पैसे, ही पता नहीं क्या क्या इनके पीछे प्रपंच होता है। इनके पीछे इन लोगों की शान शौकत देखिए आप। जो बंदा विपक्ष में रहे, सत्ता से बाहर रहे, सत्ता के भीतर रहे, ये लोग तो टाइकून्स की तरह, मतलब पुराने जमाने के सामंतों जमींदारों की तरह जीवित रहते हैं। इनके पास पैसा लगातार, नकदी की कोई सीमा ही नहीं है, भर बार रहता है, उसको लगातार आता रहता है, जाता रहता है, और तरह तरह के हथकंडे अख्तियार कर लेते हैं उसको कमाने के और रखने के। अंततः महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होगा, और वही उस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है उससे। जब तक ये सब लोग बने हुए हैं तब से एक परिस्थिति स्पष्ट नहीं रहती है। मेरा तो मानना यह है कि अगर शिवसेना का पूरी तरीके से पराभव हो जाए, ये लोग शिवसेना वाले खेल से पूरी तरीके से बाहर हो जाएं, इन दोनों की कोई औकात ना रहे, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ये लोग बने रहे वहां पर। क्योंकि अब इनमें इस तरह की कोई दम नहीं बची है। और मैं ये मानता हूं कि जो पवार परिवार ने प्रपंच वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में फैला रखा है,
इसकी भी पोल खुल चुकी है। सब लोग जान गए हैं। जब चाहते हैं तो आप अजित पवार से गुपचुप बातें कर रहे हैं, जब चाहते हैं तो पता लगा अडानी से गुपचुप बातें चल रही हैं, और आप विपक्ष दो नावों की नहीं, पता नहीं कितनी नावों की सवारी कर रहे हैं लोग। शरद पवार तो पता नहीं, लोग कहते हैं 2 नावों की सवारी और 2 घोड़ों की सवारी मुश्किल होती है और बहुत चालाक आदमी ही कर पाता है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा चालाक है। तो इनकी चालाकी बहुत ज्यादा है। इस तरह की चालाकी बहुत दिन तक टिकती नहीं है और आपकी साख गिर जाती है। जी सर, मैं समय मेरा खत्म हो रहा है, एक सर मैं सवाल जल्दी से कर लूं ममता बनर्जी के ऊपर। जो दिग्विजय सिंह ने सलाह दी कांग्रेस में, वो शायद ममता जी ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही हैं। जो भाजपा करती है वो वही कर रही है। वहां एसआईआर जितने उन्होंने काबिल ढंग से कराया है कि वहां भाजपा के पसीने छूटे हुए हैं। दूसरा, वहां पे अभी दुर्गा मंडप बनवाने जा रही हैं और महाकालेश्वर मंदिर की भी स्थापना करवा रही हैं। अब भाजपा की वहां पे एक एमपी साहिबा कह रही है नहीं नहीं, सरकार का ये काम नहीं है कि मंदिर बनवाए और दुर्गा पंडाल बनवाए या ये बनवाए, क्या दुर्गा आंगन बनवाए। अब यूपी में आके देखिए ना, पूरी सरकार लगी हुई है अयोध्या के मंदिर बनाने में, क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको लगता है सर कि ममता बनर्जी ही उस ढंग से इलाज कर पा रही है बीजेपी का बंगाल में? देखिए, ममता बनर्जी क्षेत्रीय शक्ति है और क्षेत्रीय शक्ति का जो काम करने का तरीका होता है वो उस तरीके से काम कर रही है। उनका स्वार्थ है पश्चिम बंगाल की राजनीति पे लगातार कब्जा बनाए रखना। बाहर अगर कुछ मिलता है तो मिलता है, वरना कोई राष्ट्रीय पहलकदमी करने का ना उनका स्वार्थ है और ना उनकी क्षमता है। कई बार लोगों ने बाहर भी चुनाव लड़ा के देखा है, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। यहाँ तक कि वो त्रिपुरा में भी कोई बड़ा हस्तक्षेप कर पाने में नाकाम है, जबकि त्रिपुरा और बंगाल का जो किरदार है बंगाली होने का, वो दोनों बराबर ही है, वहां भी कर पाने में नाकाम है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को उन्हीं के हथकंडों से पराजित करना चाहती है। तो ममता बनर्जी तो उन हथकंडों पे पश्चिम बंगाल की परिस्थिति में पहले से ही महारत हासिल कर चुकी हैं और ममता बनर्जी को इस बार बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ेगा। मैं इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं हूं कि ममता बनर्जी के लिए रास्ता बहुत सुगम है। इतने दिनों से वो सत्ता में हैं, बहुत कई चुनाव जीत चुकी हैं, काफी सफल नेता हैं। भाजपा के आक्रमण का उन्होंने बहुत जम के मुकाबला किया है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को बहुत दिक्कतें आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव हार जाएंगी, अभी भी उनके पास वो क्षमता है, उस प्रकार का रणनीतिक समझ है उनकी, और वो उनके पास एक वलवला उत्साह भी है, वो भी है। जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर में भाजपा को फायदा ना पहुंच पाए उसको उन्होंने कैंसिल आउट किया है, वो अपने आप में बड़ा प्रशंसनीय है और सब लोगों को उससे सबक लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि तमिलनाडु में भी शायद स्टालिन ने ये कर दिया है। तमिलनाडु की खबरें हम लोगों के पास नहीं आती हैं, हमें पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु में भी स्टालिन ने एसआईआर के हथकंडे को तो वहां उन्होंने कैंसिल आउट कर ही दिया होगा, अपने पक्ष में झुका ही लिया है। वहां उनके सामने दूसरी समस्या है, वहां पे नया एक फिल्म स्टार उभरा है, विजय। जी हाँ, तो विजय जो है वो बहुत लोकप्रिय हो रहा है और विजय को लोकप्रिय होते देखकर जो ताकतें इधर उधर चली जाती थी, वो उसके साथ गठजोड़ बनाने की तरफ बढ़ सकती हैं और वो एक बड़ी ताकत है जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को चुनौती दे सकती है। तो वहां उनके लिए ये सिरदर्द ज्यादा है वहां पर, और वो द्रमुक के बिल्कुल बहुत खिलाफ है विजय। बहुत उनको द्रमुक को दुष्ट और भ्रष्ट दोनों कहता है, दुष्ट भी है वो कहता है, वो भ्रष्ट भी है, तो दोनों ही कहता है। तो तमिलनाडु की राजनीति भी एक अलग तरह का शेप ले रही है, अलग तरह का आकार ले रही है, उस पर भी हम लोगों को निगाह रखनी होगी और मेरा मानना है कि उस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। उत्तर भारत के बिल्कुल। दर्शकों को पता होना चाहिए कि भाई तमिलनाडु में क्या हो रहा है। जी, तो मैं बस इतना कहूंगा कि जो हुनर कांग्रेस को नहीं आता है सत्ता में रहते हुए सत्ता में बने रहने का हुनर, वो शायद ममता बनर्जी को आता है। स्टालिन के ऊपर हमें थोड़ा और विचार करना होगा, थोड़ा और विश्लेषण करके हम आपके साथ आएंगे और हम दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक ओवरऑल एक राजनीति का, कोर्ट कचहरी का परिदृश्य आपके सामने रख पाए होंगे। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो जी। मच।